नमस्कार। जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। मुख्यमंत्री धामी ने ली विपक्षी विधायकों की विधान सभाओं को लेकर समीक्षा बैठक। अधिकारियों को काम को लेकर दिए निर्देश। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, सीएम के नेतृत्व में हो रहा विकास। बजट खर्च नहीं कर पाने वाली पंचायतों पर होगी कड़ी कार्रवाई। विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने जताई चिंता। देहरादून सभागार में हुई समीक्षा बैठक में लगाई फटकार। एकाकी बुजुर्गों की देखरेख करेगी उत्तराखंड पुलिस। सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी देखरेख। पुलिस महीने में 2 बार घर जाकर जानेगी हालचाल। पुलिस ऐप के बारे में करेगी जागरूक। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में बाघ का आतंक। रिखणी खाल और धूमाकोट क्षेत्र के लोगों में दहशत। 2 लोगों को बना चुका निवाला। कई गांवों में रात का कर्फ्यू। बाघ को पकड़ने के लिए भेजा पिंजरा। और उत्तराखंड में 22 अप्रैल से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट। आरटीओ ने जगह जगह बनाए हाईटेक चेक पोस्ट। यात्रियों और ड्राइवरों के रेस्ट के लिए बने विश्राम गृह। सबसे पहले खबर देहरादून से है। 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालु निकलने शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा पर जाने वाले वाहनों को अब से कुछ देर बाद हरी झंडी दिखाएंगे। बाबा केदार की डोली पर 24 और 25 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। कल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सुविधाओं के पुख्ता इंतजामात ये किए गए हैं। यात्रा मार्गों पर 23 मेडिकल रिलीफ पॉइंट बनाए गए हैं। इस बार यात्रा के दौरान 4 धाम में बिजली की 24 घंटे आपूर्ति रहेगी। केदारनाथ और यमुनोत्री में मौसम भी तीर्थयात्रियों की परीक्षा ले सकता है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इस वक्त देहरादून से हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला लाइव हमसे जुड़े हुए हैं। हिमांशु, मुख्यमंत्री धामी कुछ देर में यहां पर हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना करेंगे। इस बार क्या विशेष इंतजामात किए गए हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के हालात वहां पर रहे हैं, मौसम भी बड़ा बेईमान है। बेमौसम वहां पर जो मौसम की अटखेलियां हो रही हैं, उसकी वजह से यात्रियों को कोई परेशानी ना आए। कोरोना एक बड़ी चुनौती है। इन सब चुनौतियों के बीच क्या खास इंतजामात किए गए हैं इस बार? से पहले काफी करेंगे। इसके साथ साथ तो तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियों के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार समीक्षा बैठक करे। अधिकारी अपने अपने जिलों में समीक्षा बैठकें कर रहे थे। चाहे पर्यटन विभाग की बात की जाए, सभी अधिकारियों ने अपने अपने स्तर पर समीक्षा बैठक की है। अब यात्रा खुलने वाली है, यात्रा 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, तो इसको लेकर अब आने वाले समय में पता चलेगा कि सरकार की क्या यात्राएं थी। लेकिन फिलहाल जो भी तैयारियां हैं उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि 4 धाम यात्रा को सरकार ने सुगम बनाने और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने की तैयारी की है। क्योंकि मुख्यमंत्री 4 धाम यात्रा दे चुके थे। इसी के साथ वहीं आज जो केदार बाबा हैं उनकी चल उत्सव विग्रह डोली वो केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो चुकी है ओंकारेश्वर मंदिर से, और ओखीमठ में रवाना हो चुकी है। और रात्रि विश्राम जो है गुप्त काशी में किया जाएगा। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि बाबा केदार की जो चल उत्सव विग्रह डोली है, जब केदारनाथ धाम के लिए यात्रा पर गौरीकुंड से जाएगी, तो उस पर 24 और 25 तारीख को राज्य सरकार द्वारा पुष्प वर्षा से उसका स्वागत किया जाएगा। हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा होगी। खुद सीएम धामी इस पुष्प वर्षा में शामिल होंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि जो 4 धाम यात्रा है वहां पर एक बिजली आपूर्ति को लेकर कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती थी। क्योंकि तमाम तरीके से कभी मौसम की वजह से बिजली आपूर्ति ठप हो जाती थी, या सड़क के रोड के टूटने से खंभा टूट जाता था, तो इस वजह से भी बिजली आपूर्ति ठप हो जाती थी। तो आपूर्ति विभाग, बिजली आपूर्ति विभाग ने भी इस चीज को, ऊर्जा विभाग ने भी इस चीज को देखा और इस चीज को लेकर तैयारियां की। और 24 घंटे जो बिजली विभाग है
वो धामों में बिजली मुहैया कराएगा। इसी के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग की बात स्वास्थ्य विभाग ने चाहे उत्तरकाशी की बात की जाए, क्योंकि 2 धाम वहाँ पर पड़ते हैं, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम पड़ता है, चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम पड़ता है। तो ऐसे में उन्होंने 23 मेडिकल रिलीफ पॉइंट यानी कि एमआरपी बनाए हैं, जहां पर यात्रियों की जांच की जा सकेगी। यात्री वहां पर अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ 50 से ज्यादा जो हेल्थ एटीएम मशीन है, जो 1 मिनट में 1 बूंद खून से 72 प्रकार की जांचें करती है, तो वो भी स्वास्थ्य विभाग ने लगाई है। इसी के साथ साथ जो केदारनाथ धाम के लिए पहला जत्था था, वो रवाना कर दिया गया है। सेवादारों का जत्था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसे कल ही रवाना किया था, और जो वहां पर लंगर की व्यवस्था की करेंगे, और साथ ही साथ वहां पर धाम के कपाट खुलने से पहले तमाम जो तैयारियां हैं उसका जायजा लेंगे और उनको सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से सुचारू करेंगे। वहीं क्योंकि 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने, केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलने, और 27 अप्रैल को बाबा बद्री विशाल के भी कपाट खुलने हैं। इसी के साथ जो बाबा बद्री विशाल की घाड़ू कलश तेल यात्रा होती है, जो टिहरी के राजमहल से ले जाई जाती है, उसी का दिया वहां पर 6 महीने तक जलता है। तो वो यात्रा भी अब जोशीमठ पहुंच चुकी है, और 27 अप्रैल तक वो यात्रा भी अब बद्रीनाथ पहुंच जाएगी। जी भानु। बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ख़ास और विशेष इंतजामात करते हुए मेडिकल टेक केयर रहे यात्रियों की, उन सभी को लेकर भी विशेष इंतजामात किए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री धामी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, और इसी के मद्देनज़र पूरा प्रशासनिक अमला इस यात्रा को सफल बनाने में जुटा हुआ है। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा ये शुरू होने वाली है, और इसको लेकर आरटीओ भी अब सख्त दिखाई दे रहा है। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि 3000 से ज़्यादा बसें 4 धाम यात्रा के लिए जगह जगह तैयार हैं। टैग चेक पोस्ट जगह जगह बनवा दिए गए हैं। यहाँ मैनुअल एंट्री नहीं की जाएगी। ग्रीन कार्ड सॉफ्टवेयर तैयार है, जो हर चेक पोस्ट से ऑनलाइन कनेक्टेड रहेगा। ऋषिकेश में ग्रीन कार्ड बनाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि चारधाम यात्रा के अंतर्गत हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। जहाँ तक बसों का सवाल है, हमारे पास रोटेशन में लगभग 1600 बसेस हैं। इसके अलावा इन बसेस को हम लोग ऐड करेंगे। अगर हमारे पास सिटी बसेस वाली अच्छी क्वालिटी की बस आती है, उनसे ऐड करेंगे, जो लगभग 100 होंगी। कुमाऊँ की बसों से ऐड करेंगे, वो भी लगभग 100 आएंगी। 125 रोडवेज़ की बसेस होगी। तो हमारे पास कुल मिला के 3000 गाड़ियों का बेड़ा होगा। जो हरिद्वार में कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की बसेस हैं, उनको मिला लिया जाए, और ऐसे टेम्पो ट्रैवलर जिनकी की संख्या लगभग 550 से 600 है, जो 18 सीट से 26 सीट में पास है, जिनकी कैटेगरी बस की आती है लेकिन देखने में वो टेम्पो ट्रैवलर लगते हैं, उनको मिलाकर हम लगभग 3100 बसों की स्थिति में होंगे। चारधाम यात्रा के लिए टिकट बुकिंग करते समय सावधान रहें। एसटीएफ ने हेली सेवा टिकट बुकिंग के नाम पर प्रयोग होने वाली 8 फर्जी वेबसाइट को बंद कराया है। पुलिस ने अपील की है कि बिना वेबसाइट का सत्यापन और हेली सेवा टिकट बुक न करें। आईआरसीटीसी की ओर से अपनी वेबसाइट को चारधाम हेली सेवा की बुकिंग के लिए अधिकृत किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर के व्यवस्था की गई है। वहीं वी मुरुगेशन ने कहा कि हमारी साइबर टीम लगातार बारीकी से नजर बनाए हुए है। इस तरह की फर्जी वेबसाइट पर लगातार एसटीएफ की निगरानी बनी हुई है। साइबर टीम एसटीएफ में है, वो लगातार ये वेबसाइटों को मॉनिटर कर रहे हैं, जिस पे भी हेली बुकिंग के बारे में बताया जा रहा हो। क्योंकि सरकार ने हमारी जो आईआरसीटीसी के साथ अनुबंध करके हमारे जो चारधाम यात्रा में जो हेली बुकिंग है, वो आईआरसीटीसी की वेबसाइट के थ्रू होगा। अब जो भी ऐसे फर्जी वेबसाइटें बना रहे हैं, बना के लोगों का इतने का तरीका निकाल रहे हैं, उसके ऊपर हमारे एसटीएफ का निगरानी है। अभी तक 8 वेबसाइट ऐसे हैं, उनको ब्लॉक कर दी गई, और भी निगरानी जारी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में विपक्षी विधायकों के विधानसभाओं की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को विकास कार्यों को लेकर कड़े निर्देश दिए। विधानसभाओं में विकास कार्यों की प्रगति जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद फील्ड में उतरे हुए नजर आ रहे हैं। इसमें सीएम धामी ने पहले लोकसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों की समीक्षा की, उसके बाद अब विपक्षी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा बैठक की। सीएम धामी की इस पहल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने कुशल नेतृत्व से राज्य का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, जिसमें विधानसभा वाइज इन समीक्षा बैठकों से विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, जबकि विपक्ष के कुछ विधायक सीएम धामी के इन समीक्षा बैठकों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं और पहले शुरुआती दौर में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे लोकसभा में उनकी समीक्षा हुई, उनके जो कार्य पेंडिंग थे उन कार्य को यथासमय हो उसकी चर्चा हुई। और आज क्योंकि जो इसके कांग्रेस अनावश्यक प्रश्न खड़ा कर रही थी, आज क्योंकि मुख्यमंत्री उसने भी कहा था कि हम सभी विधायकों से वार्ता करेंगे और आज जो निर्दलीय विधायक है या दूसरे दल के विधायक है उनकी भी कार्यों की समीक्षा, उनके क्षेत्र के क्या काम हो सकता है उसकी भी समीक्षा भविष्य के अंदर आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। 15वें वित्त आयोग का बजट खर्च न कर पाने वाली पंचायतों को विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने ऐसे अधिकारियों और प्रतिनिधियों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि पंचायती राज निदेशालय देहरादून सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में महाराज ने 15वें वित्त आयोग का पैसा खर्च न होने पर चिंता व्यक्त करते हुए चिन्हित विकास खंड, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत अधिकारियों को चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि बार बार कहने के बाद भी पैसा खर्च नहीं कर रही पंचायतों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। कहा कि विकास कार्यों पर पैसा 100% खर्च हो ताकि केंद्र सरकार से अतिरिक्त बजट मिल सके। निश्चित रूप में हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया है कि हम आपको हिदायत दें और हम इस प्रकार की परिपाटी लाना चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधिगण और जो अधिकारीगण पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं उनको हम दंडित करें और जो पैसा खर्च कर रहे हैं उनको हम पुरस्कृत करें। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का जो है हमें ये अपनाना पड़ेगा, हम बाध्य हैं इसके लिए और हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि पैसा पूरा खर्च करिए, यूसी हमें दीजिए ताकि केंद्र से और पैसा। उत्तराखंड में अकेले रहने वाले बुजुर्गों के घर जल्द ही पुलिस के सीसीटीवी कैमरों की जद होगी। इसके लिए डीजीपी ने विभिन्न फंड का सहारा लेकर कैमरे लगवाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस महीने में 2 बार घर जाकर बुजुर्गों की हालचाल जानेगी। बुजुर्गों को पुलिस ऐप के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। ऐप पर मौजूद SOS बटन का इस्तेमाल भी बुजुर्गों को सिखाया जाएगा। बुजुर्गों की सुरक्षा के इंतजामों की समीक्षा हर पुलिस मुख्यालय स्तर पर की जाएगी और सुरक्षा में लापरवाही पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी की जवाबदेही तय की जाएगी। सीनियर सिटीजन्स का सिक्योरिटी से रिलेटेड टाइम टू टाइम हम रिव्यू करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, बट उसको और अच्छे बनाने के लिए कल डीजी साहब ने एक रिव्यू मीटिंग करी थी। उस पर निर्देश ये है कि जनपद पुलिस को कि महीने में 1 बार अपने क्षेत्र में जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनका पास विजिट हो और उनसे बातचीत हो और उनका सुरक्षा संबंधित टिप्स देना हो और 2 बार महीने में कॉल करना है, टेलीफोन से बात करना है। और ये भी उपाय बताए गए कि CCTV वगैरह भी लगा दें और उनको लेन देन या कोई ऐसी भी बात होता है उसके संबंध में जानकारी पालें। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरीखी लगती न्यारी, पावन 4 धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती। देवभूमि की पावन धरती पर एक बार फिर से अवसर आया है 4 धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति का। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ और 27 अप्रैल से पावन बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in, व्हाट्सएप नंबर 8394 833 833 और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। होटल बुकिंग करवा चुके ऐसे यात्री जिनका वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य के ऐसे यात्री या होटल स्वामी टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों के यात्री 0135 1364 या 0135 3520 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन पंजीकरण की सुविधाओं के लिए 15 लाइन वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है।
पंजीकरण के बाद यात्रियों को दर्शन टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे यात्री निर्धारित समय पर सुगमता से धामों के दर्शन कर सके। पावन चार धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की विशेष सेवा भी शामिल है। इसके लिए इच्छुक यात्री IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। दिव्य और सुगम चार धाम यात्रा के लिए तत्पर उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में सुशासन की दिशा में एक और बड़ा कदम। युवाओं के भविष्य के साथ अब नहीं होगा कोई खिलवाड़। धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में ही भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में राज्य में सरकारी भर्तियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर दिया गया है। इस कानून के बन जाने से अब जितनी भी होने वाली परीक्षाएं हैं वो सारी परीक्षाएं इससे आच्छादित हो जाएंगी। कैंसर की तरह लगा हुआ ये रोग था, इसको पूरी तरह से समाप्त करना है, सफाई करनी है। नकल माफिया पर लगाम लगाने के लिए 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसके साथ ही नकल माफिया की संपत्ति कुर्क भी की जाएगी। वहीं नकल करने वाले परीक्षार्थियों के लिए 3 साल के कारावास और 5 लाख के जुर्माने और दोबारा नकल करते हुए पकड़े जाने पर 10 साल के कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। नकल करने वालों को 10 साल के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से डीबार किया जाएगा, ताकि पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहे। हमारा हक कोई नहीं छीन पाएगा। जो मेहनत करेगा उसी को नौकरी मिलेगी और उसी को मिलनी भी चाहिए। नकल विरोधी कानून के बनने से हमें भरोसा है कि हमें नौकरी अब मेरिट के हिसाब से ही मिलेगी। कोई भी बेईमानी करके हमारा हक अब नहीं छीन सकेगा। प्रतिभावान छात्रों को दिलाया है इंसाफ। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता का रास्ता हुआ साफ। एक साल नई मिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में इन दिनों बाघ का आतंक मचा हुआ है। जिले के रिखणी खाल और धूमाकोट क्षेत्र में बाघ ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। बाघ ने यहां हफ्ते भर में 2 लोगों को अपना निवाला बना दिया, जिसके बाद बाघ के हमले से दोनों लोगों की मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगी रिखणी खाल और धूमाकोट के 24 गांवों में अगले आदेश तक रात का कर्फ्यू लगा दिया है। इधर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए ये कहा है कि बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा भेज दिया गया है। जरूरत पड़ी तो बाघ को मारने के लिए भी आदेश जारी कर दिए जाएंगे। वन मंत्री ने कहा कि लोगों की जान की सुरक्षा सर्वोपरि है। उसमें हमने 2 डॉक्टर्स को वहाँ पे डिप्लोर किया, 3 डिविजन के कर्मचारियों को डिप्लोर किया है और साथ ही साथ वहाँ पर पिंजरा भेज दिया गया है उसको, ताकि वो उसको ट्रैंकुलाइज किया जा सके। और अगर दावत यह आएगी कि उसको मारने का वो करना तो मारने का आदेश भी देने में हम इसमें गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकना हमारी प्राथमिकताओं में है। क्योंकि जहाँ एक और वाइल्ड लाइफ का जीवित रहना भी आवश्यक है, वहाँ इंसान का भी जीवित रहना आवश्यक है। क्योंकि हर किसी का जो हमारी ये वो है आपका जैविक विविधता, बायोडाइवर्सिटी, इस पर वाइल्ड एनिमल्स का भी बहुत बड़ा रोल। डोईवाला के लाल तप्पड़ बालकुमारी में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इसमें एक महिला को चोट आई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। घायल महिला अनीता कौर का कहना है कि उन्होंने गब्बर सिंह से कुछ पैसे ब्याज पर लिए थे, जो ब्याज सहित चुका भी दिए, लेकिन गब्बर सिंह उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। जब रोकने की कोशिश की तो मारपीट की गई। और मेरा कुछ लेना देना था गब्बर से पैसों के विषय में, और पैसा भी मैंने ब्याज से ही चुका दिया है और उसने मेरे कागज रिटर्न नहीं दिए हैं। और अब 10 साल बाद आके मेरी ज़मीन पे कब्जा किया है और गब्बर, रेनू, गगन और इन्होंने राजनीतिक दबाव से मुझे धमकाया भी है और मेरे साथ मारपीट भी की है और मेरी हालत बड़ी ख़राब है, गुम चोटें हैं। हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार की दीप गंगा सोसाइटी में गुंडागर्दी करने वाले सिक्योरिटी गार्डों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित की शिकायत पर सिडगुल थाना पुलिस ने 3 आरोपी सुरक्षा गार्डों पर
मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल हरिद्वार की दीप गंगा सोसाइटी परिसर में चल रहे एक स्कूल को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में उस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को वहां जाने से रोका जा रहा था। इसी को लेकर सोसाइटी में रहने वाले निपेंद्र की गेट पर तैनात सुरक्षा गार्डों से कहासुनी हो गई थी। घटना का एक वीडियो भी सामने आया था। देखिए, वहाँ पे एक स्कूल है और सिक्योरिटी गार्ड द्वारा वहाँ पे स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है, उसके जो पेरेंट्स आए थे तो पेरेंट्स के साथ वो मारपीट की गई, जिसकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी। तत्काल संज्ञान लेते हुए उस पर एक एप्लीकेशन ली गई और जिसमें FIR पंजीकृत करके और उसमें विवेचना जारी है। कोर्ट में केस से जुड़े महत्वपूर्ण गवाह कुश के बयान दर्ज किए गए। कुश रिजॉर्ट में हाउस कीपिंग का काम करता था और अंकिता केस में कुश एक आई विटनेस भी है। वहीं कोर्ट में कुश के बयान दर्ज होने के दौरान कुश के लिंक को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस छिड़ गई। मुलजिमों के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा कि कुश एक लड़की है, जबकि पुलिस ने कुश को लड़का बताकर पेश किया। तो वहीं मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से कहा गया कि गवाह के लिंक से केस का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में आरोपियों के वकील की ओर से मामले को उलझाने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ा ही एक गंभीर मामला है। कुछ सरकार विरोधी तत्वों ने अपने संपर्क के पुलिस उच्चाधिकारियों के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए एक बड़े स्तर का षड्यंत्र रचा है। उस षड्यंत्र के तहत उन्होंने वरंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली एक लड़की को लड़का बना करके आरोप पत्र में उसका नाम लिखा, उसके धारा 164 के बयान करवाए और आज न्यायालय के समक्ष भी उस लड़की को लड़का बना करके उसके बयान करवाए। और आज जब हमने उस लड़की का प्रतिपरीक्षण किया और उसके प्रतिपरीक्षण से यह स्पष्ट हो गया कि वो लड़की झूठ बोल रही है। बात को उठाया था, किंतु कोर्ट ने एक सिरे से उसको नकार दिया और कहा कि आप ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। और जो अंकिता की तरफ से जो गवाह था उसने भी कहा कि आपको मेरे लिंक से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर मैं कोर्ट में गवाही देना आया हूँ और मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ। दो गवाह आए थे और इसमें से एक ही गवाह ये हुआ, सेकंड गवाह नहीं हो पाया और अब 4 मई की डेट इसमें तिथि नियुक्त करी है और अन्य गवाह उस दिन आएंगे। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। बात की जाए ऊंचाई वाले लोगों की तो मुखवा, धराली, हर्षिल, सुखी इन क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और अचानक से ओलावृष्टि के कारण सेब के बागवान और किसानों को काफी नुकसान हुआ है। सेब काश्तकार मोहन राणा का कहना है कि अप्रैल के महीने में इस साल हल्की बर्फबारी से और ओलावृष्टि से जो सेब के बगीचे हैं उनमें फ्लोरिंग पूरी तरह से हो गई थी, जिससे हल्की बर्फबारी ओलावृष्टि से सेब के किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि फ्लावरिंग के समय ओलावृष्टि ने पेड़ पर फ्लावरिंग पूरी तरह से नीचे गिर चुकी है और इससे सेब से अच्छी उम्मीद नहीं है। हर्षिल घाटी में काफ़ी ओलावृष्टि हुई है, जिससे हमारे सेब को काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसा ही 2021 में भी 23-24 अप्रैल को हुआ था और अभी मौसम फिर से इसी प्रकार बना हुआ है और हमें आशंका है कि और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पिछले 2 दिन से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिस कारण निचले इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं चोटी इलाकों में लगातार हिमपात जारी है। नीति घाटी के दर्जनों गांव इस वक्त बर्फबारी की चपेट में हैं, जिस कारण यहां जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। कई ग्रामीण इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बरसात हो रही है। निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। आपको बता दें, अप्रैल में गर्मी की शुरुआत हो जाती थी, लेकिन इस बार लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। पिछले 2 दिन से मौसम का मिजाज कुछ इस तरह से बदला हुआ है कि ऊंची चोटियों में जमकर बर्फबारी हो रही है और निचले इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ झमाझम बारिश हो रही है। बता दें कि भगवान बद्री विशाल के धाम में पिछले 2 दिन से मौसम का मिजाज बदला हुआ है और बद्री धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। बता दें, भगवान बद्री विशाल जी के धाम से आधा फीट से ज़्यादा बर्फ की चादर बिछ चुकी है पूरी तरह से, जिस कारण भगवान बद्री विशाल जी के धाम में कड़ाके की ठंड महसूस होने लगी है। बद्री धाम की ऊंची चोटियों में कई फीट बर्फ की चादर दिखाई दे रही है, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। अप्रैल के महीने में पहाड़ों में गर्मी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार पहाड़ों में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है।
इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरीखी लगती न्यारी, पावन चार धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती। देवभूमि की पावन धरती पर एक बार फिर से अवसर आया है चार धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति का। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ और 27 अप्रैल से पावन बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in, व्हाट्सएप नंबर 8394833833 और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। होटल बुकिंग करवा चुके ऐसे यात्री जिनका वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य के ऐसे यात्री या होटल स्वामी टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों के यात्री 0135 1364 या 0135 3520 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन पंजीकरण की सुविधाओं के लिए 15 लाइन वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद यात्रियों को दर्शन टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे यात्री निर्धारित समय पर सुगमता से धामों के दर्शन कर सके। पावन चार धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की विशेष सेवा भी शामिल है। इसके लिए इच्छुक यात्री IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। दिव्य और सुगम चार धाम यात्रा के लिए तत्पर उत्तराखंड सरकार। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में